मैं मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था पिछले कुछ दिनों। तो उन्होंने मुझसे पूछा था एक क्वेश्चन कि मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। जैसा कि हमारी बात हुई थी, ट्रेडिंग यानी कि किसी भी स्टॉक को हम कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं, लाइक कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए। ओके। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, एक साल से लेके कई सालों तक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको कहेंगे हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। तो हमको स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, ये क्वेश्चन था। तो मैंने उसको आंसर दिया था कुछ ऐसा कि सबसे पहले मतलब ये मिस्टेक सब करते हैं, मैंने भी की थी, ये मिस्टेक मुझसे भी हुई थी, मैंने भी खुद स्टार्टिंग ट्रेडिंग से ही की थी। बट मैं रॉन्ग हुआ और जल्दी समझ गया मैं। ये बात अच्छी रही मेरे लिए कि मैं जल्दी समझ गया, वरना शायद मेरा पूरा पोर्टफोलियो वाइप आउट हो सकता था। एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था तो मुझे काफ़ी सारा लॉस हो गया था। मैं एक्चुअली एक फार्मूला मैं यूज़ कर रहा था। वहाँ से कैसा कर रहा था मैं कि इंट्राडे में ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं BTST करूँ, यानी बाय टुडे सेल टुमारो। आज खरीदेंगे कल बेचेंगे, मतलब नीचे में आज खरीदेंगे ऊपर में कल बेच देंगे। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। उस टाइम पे स्टॉप लॉसेस के बारे में वगैरह पता नहीं था, तो उस टाइम मेरा आइडिया वाइडिया में कुछ कंपनीज में, कुछ घटिया कचरा कंपनीज में नॉलेज नहीं था, तो पैसा फंस गया था। ऐसा हो सकता है क्योंकि जब हम नए होते हैं तो ये चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी क्या है कि किसी चीज़ को सीखने के लिए हमसे कुछ लिया जाता है। तो एक्चुअली मैंने कोई टीचर वीचर तो देखा नहीं, कोई कोर्स वोर्स तो बाय किया नहीं था। तो मुझे मार्केट को पैसा देना पड़ा सीखने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। तो मुझे ज़्यादा भारी नहीं पड़ा वो सारी चीज़ें। बट क्वेश्चन ये है कि हमको कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो अभी देखो, क्रिकेट और स्टॉक मार्केट में एक सिमिलरिटी है, अगर आप ध्यान दोगे तो। क्या है वो? क्रिकेट भी पहले टेस्ट मैच हुआ करते थे, देन ODI शुरू हुए, वनडे। वो वनडे भी कितने ओवर्स के? 60 ओवर्स के शुरू हुए, 60 ओवर्स। उसके बाद 50 ओवर्स के वनडे शुरू हुए, फिर 2020 आया, अभी T10 चल रहा है, ठीक है ना। कुछ दिनों पहले ये भी सुना था कि 100 बॉल्स का मैच आएगा, बट अभी तक आया तो नहीं है, पता नहीं कब आएगा, देखेंगे। नहीं, शायद आ गया है, आई डोंट नो परफेक्टली, बट शायद हो सकता है कि आ गया हो, मुझे कुछ पता नहीं। बट टेस्ट, फिर 60 ओवर्स, फिर 50 ओवर्स, एंड देन 20, एंड देन 10। तो इसका मतलब क्या है? आपको सबसे पहले लंबा समय व्यतीत करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। मेरा फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आप लंबा समय सबसे पहले स्टॉक मार्केट में स्पेंड करोगे तो आप बिहेवियर को समझोगे मार्केट के, तो उसके बाद ना आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रहेगा, आपके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहेगा, एंड देन आप ट्रेडिंग में भी सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको बड़ा फंड चाहिए होगा। लोग उल्टा करते हैं, लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग में कम फंड से बड़ा फंड बनाने की कोशिश करते हैं और फिर सोचते हैं कि उस बड़े फंड को हम इन्वेस्ट करेंगे, बट वो ऐसा होता ही नहीं। उसमें से 99% लोग तो अनसक्सेसफुल हो ही जाते हैं मार्केट में, इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है ट्रेडिंग से पहले अच्छा खासा अमाउंट बना ले एंड देन हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे उस अमाउंट को लेकर। बट ऐसा एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है ये करना, ठीक है ना। चलिए, ये तो बात लर्निंग की बात रही। एक ज़रूरी चीज़ है, फंडामेंटल एनालिसिस की हमारी सीरीज चल रही थी, वो प्लेलिस्ट के तहत कंपनी को हम एनालाइज कर रहे थे। काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ आपसे मिलने के लिए आज, इस बारे में बात करने के लिए। आज हम करंट एसेट के बारे में बात करेंगे। किसी भी कंपनी का करंट एसेट क्या होता है, करंट एसेट के मतलब समझेंगे, उसकी ज़रूरत समझेंगे, क्यों ये ज़रूरी है, ठीक है ना। और करंट एसेट में क्या क्या शामिल हो सकता है, कौन से एसेट्स को शामिल किया जाता है उसको काउंट करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं करंट एसेट क्या है। करंट एसेट यानी हिंदी में उसको कहेंगे हम वर्तमान संपत्ति, है तो आपको पता ही होगा। वर्तमान संपत्ति यानी कोई भी कंपनी एक साल के अंदर अपने किसी भी चीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकती है। बुरे समय में उसको उस चीज़ से मदद हो जाती है कि कभी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि अभी कोविड का टाइम चल रहा था, बहुत सारी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई, राइट। और उससे पहले भी कुछ भी हो सकता है, कभी बिजनेस डाउन हो सकता है, सेक्टरल परफॉर्मेंस खराब हो सकता है, फिर कोई ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ हो सकती है। उस टाइम पे आपको, या फिर हो सकता है कोई प्लांट में आग वाग लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे आपको सर्वाइव करने के लिए कुछ पैसा चाहिए होगा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि आपके दरवाजे पर कर्जदार भी आएंगे आपसे पैसा मांगने के लिए, आपको वो भी देना है। और आपके इंस्टॉलमेंट जो भी रहेंगे, अगर आपने कुछ डेट वगैरह उठा रखा हो बैंक से या कहीं से, और बाकी आपके खर्चे कंपनी के जो भी हो, जो एम्प्लॉय है आपके कंपनी के, उनका पेमेंट वगैरह क्लियर करना होगा, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए आपके पास कैश होना ज़रूरी है। तो ये करंट एसेट में क्या क्या आता है? सबसे पहली बात, करंट एसेट में होता है कंपनी के कुछ प्लांट्स भी आ सकते हैं। मतलब ये समझा जाता है कि कंपनी के कुछ प्लांट आएंगे, कुछ बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, कुछ कैश भी हो सकता है पड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं।
बट अभी ये भी बात एक क्वेश्चन उठ सकता है सबके दिमाग में कि अगर ऐसा है, मतलब कंपनी का प्लांट करंट एसेट में आता है, कंपनी की बिल्डिंग्स आ जाती है, तो मतलब कंपनी तो सामने वाला इंसान तो कंपनी बेच के निकल जाएगा। बट एक चीज़ है समझने वाली कि करंट एसेट में फाइनेंशियल लैंग्वेज के हिसाब से करंट एसेट में कुछ चीज़ें आती हैं, सिर्फ ये सारी चीज़ें नहीं आती। लोग समझते इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, ये सारी चीज़ें नहीं आती है। करंट एसेट में जो चीज़ें आती हैं वो होती है कंपनी की इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब कंपनी कोई भी अगर चीज़ें बना के कुछ वस्तुएं वो बना रही है तो वो जो गोडाउन में रखा रहता है माल बेचने के लिए, तो उसको कंपनी कभी बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर सकती है उसको, ठीक है ना। वो रहेगा कंपनी का एक करंट एसेट। सेकंड, सनराइज डेब्टर्स। सनराइज डेब्टर्स का मतलब होता है अगर किसी को आपने उधार दे रखा हो, लाइक अभी आपकी कोई कंपनी है, मैंने आपके यहाँ से माल लिया, आपको बोला मैंने कि ये माल मैं उठा लेता हूँ, पहले इसको बेचूंगा और फिर पैसा आपका पे कर दूंगा मैं वापस। तो ऐसे होता है अक्सर, बहुत सारी कंपनीज में होता है, तो उसको कहेंगे हम सनराइज डेब्टर्स, ठीक है। और कैश एंड बैंक बैलेंस, हो सकता है कंपनी के ड्रॉर में कुछ कैश पड़े हो या फिर बैंक में कुछ अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हो, वो सारी चीज़ें, ये तीन चीज़ें आ जाएंगी करंट एसेट में, ठीक है ना। अभी इन तीनों को मिलाकर जो कंपनी के पास एसेट होगा उसको हम कहेंगे करंट एसेट। ये आपको बैलेंस शीट के अंदर मिल जाएगा। मनी कंट्रोल में आप फाइनेंशियल्स में जाओगे तो उसमें बैलेंस शीट के अंदर आपको करंट एसेट मिल जाएगा आपको। अभी करंट एसेट का इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब ये क्या काम करेगा कंपनी के लिए, इसको जानना जरूरी क्यों है इतना। अभी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बारे में बात करेंगे। लाइबिलिटी मतलब कंपनी को जो पे करना है, चुकाना है कंपनी के ऊपर, मतलब वो एक कर्ज जैसा ही हो गया समझो। बट करंट में, शॉर्ट टर्म में जो लाइबिलिटीज है कंपनी की, जो कंपनी को पे करना है, राइट, उसको हम कहेंगे करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज से करंट एसेट ज्यादा होना चाहिए, जरूरी नहीं है लेकिन हो तो बेहतर, ठीक, हो तो बेहतर। अभी सबसे पहले अगर फ्रेंड्स आपने अब तक का ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ आप हमारी एक सीरीज पढ़िए फंडामेंटल एनालिसिस के तहत, जो हमने बना रखी है आपके लिए, ताकि हम कंपनी को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, सीख सके। ये एकदम बेसिक है एक्चुअली, मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ आपको ऐसा लगेगा ये तो मतलब ये किसी काम का नॉलेज नहीं है, ये तो आप शायद आप कुछ जानते भी होंगे, बट बेसिक ही क्लियर होना चाहिए। हम ये बेसिक है, सिंपल है समझ के छोड़ देते, बट कभी कभी ना सिंपल चीज़ें बहुत काम आ जाती है ना। तो क्या है कि ये मैंने जो बोला, इन्वेंटरीज, सनराइज डेब्टर्स और कैश एंड बैंक बैलेंस, इसको मिलाकर बनता है करंट एसेट। करंट एसेट को करंट लाइबिलिटीज जो कंपनी को करंट में पे करना पड़ेगा एक साल के अंदर, जो भी उनके कर्ज रहेंगे उनके ऊपर जो पेमेंट उनको करनी पड़ेगी उससे ज़्यादा होना चाहिए। बट अगर ना हो तो भी चलेगा, बट हो तो बेहतर। लेकिन अगर कंपनी का कैश रिजर्व और कंपनी का करंट एसेट, इन दोनों को मिलाकर किसी भी हालत में कंपनी के करंट लायबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए, वरना कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी ठीक से, है ना। तो इसलिए ये करंट एसेट इंपॉर्टेंट होता है कि करंट एसेट और कैश रिजर्व, इन दोनों को मिलाकर कंपनी के करंट लायबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए। अभी करंट एसेट के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखो, मैंने इन्वेंटरीज कहा था, आप किसी ऐसे कंपनीज की अगर आप बैलेंस शीट देखोगे, उसमें करंट एसेट की देखोगे तो उसमें आपको जो वस्तुएं बनाती हैं कुछ कंपनीज, जैसे कि ऑटो सेक्टर की हो गई, मारुति सुजुकी या फिर कुछ और टाटा मोटर्स वगैरह, तो इनमें आपको दिखाई देगा इन्वेंटरीज प्लस सनराइज डेब्टर्स प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस। फिर उसके बाद जो आएगा वो होगा करंट एसेट कंपनी का, ऑलराइट। बट अगर आईटी सेक्टर हुआ, अब ये चीज़ें नहीं बनाएंगी तो इसमें इन्वेंटरीज नहीं दिखेंगे आपको। आईटी की कंपनी हुई या फिर कोई एयरलाइन कंपनी हुई, तो उसमें आपको नजर नहीं आएगा ये चीज़ें, इन्वेंटरीज वाला सेक्शन। उसमें सिर्फ दो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, सनराइज डेब्टर्स और कैश एंड बैंक बैलेंस। आईटी कंपनीज में नॉर्मली कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश आपको मिलेगा, ठीक ठाक मिलेगा, वो कैश फ्लो में हम समझेंगे, बट मिलेगा ठीक ठाक। तो ये करंट एसेट से हमेशा करंट लायबिलिटी से हमेशा करंट एसेट ज़्यादा होना चाहिए, और कैश रिजर्व रेशियो और करंट एसेट को मिलाकर अगर करंट लायबिलिटीज़ कम है तो उस कंपनी को छोड़ दो आप, क्योंकि वो कंपनी अगर पेंडेमिक के टाइम में ज़रा मुश्किल है उसको सर्वाइव कर जाना, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है उसके लिए। हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन हो सकता है, तो रिस्क लेना काहे को। कभी कभी तो इंसान ट्रेन के नीचे से भी जिंदा निकल आता है, मतलब ट्रेन के नीचे सो नहीं सकते हम लोग, राइट। तो इसीलिए आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। ये करंट एसेट एकदम सिंपल था फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बताने की जरूरत तो आपको है नहीं, बट फिर भी बता रहा हूँ। एक चीज़ ज़रूरी है, जो मैंने स्टार्टिंग में जो टॉपिक छेड़ा था ना, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का, हर इंसान यही चाहता है कि मार्केट में आते ही फटाफट पहले पैसा बना लो, उसके बाद अच्छे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करो, बट ऐसा होता नहीं है। मार्केट का नॉलेज आपका तब ग्रो होगा जब आप मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे, और टाइम स्पेंड करने के लिए इन्वेस्टिंग से बेहतर और कोई नहीं है। आप ट्रेडिंग में मार्केट में टाइम स्पेंड नहीं करते हो, सिर्फ गेम खेल रहे होते हो। इन्वेस्टिंग इज अ बिजनेस, आप बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे। ये एक बिजनेस है, इसको आप अगर गेम समझ के खेलोगे तो गड़बड़ है, अगर आप इसको बिजनेस समझ के करोगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। उसके लिए आपको बहुत सारी
सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ऑलराइट, ट्रेडिंग इतना ईजी नहीं है। ट्रेडिंग में बड़े लोग, जो बड़ा पैसा होता है वो हमेशा जीतता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बड़ी मछली मार्केट में, वो हमेशा पैसा बना के निकल जाता है, और छोटे लोग हैं जो फंस जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी अगर आपको शुरुआती कदम आप अगर मार्केट में उठा रहे हो तो प्लीज आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से शुरू करो। टेस्ट क्रिकेट खेलो, उसके बाद 60 ओवर्स की मैच खेलो, फिर ओडीआई खेलो, फिर 20 और फिर 10 इंटरडे। पैसा रहेगा आपके पास, कॉन्फिडेंस भी रहेगा आपके पास, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा। एक्सपीरियंस से बहुत कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हमें मार्केट का बिहेवियर समझ में आता है। जब तक आप अपने दोस्त का भी बिहेवियर आपको समझ में नहीं आएगा, आप उससे कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, राइट। तो आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। सो ये इतना आज के लिए काफ़ी है ना, मेरे ख्याल से। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, राइट। तो मैं चलता हूँ, फिर से मिलूंगा आपको एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। ध्यान रखिएगा, सीखना जरूरी है, सीखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। आपको ये कहीं पर बहुत सारी यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट सिंपल लैंग्वेज जरूरी है, समझ में आ जाना चाहिए। ये लैंग्वेज एकदम सिंपल है, इसको अगर आप सुनोगे आपको लगेगा किसी काम का नॉलेज नहीं है, बट ये बहुत काम का नॉलेज है। ध्यान रखना, सिंपल लैंग्वेज में बताया गया हर नॉलेज काम का होता है, इसलिए लोगों का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। वो सिर्फ 50,000, उनको लगता है जितना महंगा कोर्स खरीदेंगे उतना ज्यादा नॉलेज है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको फ्री में भी अच्छे से अच्छा नॉलेज मिल सकता है, जो सेमिनार में भी नहीं मिलेगा शायद। चलिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिएगा।